कि सेट कहते किसको है। तो सेट क्या होता है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एक टाइप का ग्रुप होता है। तो चाहे एलिमेंट्स का ग्रुप हो या फिर उसमें नंबर्स हो या फिर थिंग्स प्रेजेंट हो या फिर लेटर्स हो, अगर इन चीजों का कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसका ग्रुप बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेट। ठीक है, ये पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे पहला हम लोग देखे थे एम्प्टी सेट। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से यहां पे ये बात क्लियर हो रहा है, एम्प्टी सेट मतलब कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट ए है, क्योंकि आपको बताया गया था कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रेस डाल के छोड़ देंगे, ये एम्प्टी सेट। या फिर एम्प्टी सेट को फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास का ही चीज है, दूसरा हम लोग पढ़े थे सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट कहने का मतलब क्या हो गया, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, अगर किसी सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होता है, जैसे 1 लिखा है, कोई बी सेट है, इसके अंदर 2 लिखा है, तो इसको हम लोग सिंगलटन कहते थे। ये टाइप भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे, फाइनाइट सेट। अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे फाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या होता है कि सेट कंटेन, वैसा सेट कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी सेट के अंदर अगर 2, 4, 5 ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस पर्टिकुलर सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कुछ एग्जांपल कि ए कोई सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 एलिमेंट है, तो हम तो यहाँ पे काउंट कर लिए ना कि 1, 2, 3, 4, 5 कितना एलिमेंट, 5 एलिमेंट है। तो जब कभी भी हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, उस टाइम में उसको काउंटेबल कहा जाता है। और जिस किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल होता है, उस सेट को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, अगला इसी में हम लोग नेक्स्ट ये पढ़े थे इनफाइनाइट सेट। जहां तक याद है ये हम लोग पढ़े थे इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या हो गया, नॉन काउंटेबल। ठीक है, इनफाइनाइट कहने का मतलब हो गया नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। तो कैसा सेट होगा जिसमें हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं। अभी तो सब देख रहे हैं कि हम इसमें काउंट कर सकते हैं, 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, ऐसे काउंट कर सकते हैं। मगर कैसा सेट होगा जिसमें कि हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, यह आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया तो इसको लिखा जाएगा कि ये स्टार्ट होगा 1 से। नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, और उसके बाद इंटीजर 2, 3, 4, 5 से लेके डॉट डॉट। क्या कोई एंड पोजीशन बता सकता है इसका, नहीं बताया जा सकता है। नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इंटीजर्स होता है, रेशनल नंबर होता है, इररेशनल नंबर होता है। इन सारे नंबर्स का कभी भी एंड पॉइंट डिफाइन नहीं होता है कि ये लास्टली जाएगा कहां तक। ठीक है, तो अगर हम एंड पॉइंट नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि ये कहां खत्म होगा, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर नॉन काउंटेबल यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और वैसे ही सेट को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग यहां तक पढ़े हुए थे। हाँ, अब आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आप में से अगर किसी का फर्स्ट क्लास होगा और इसमें कोई भी डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लिक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ चीज था, थोड़ा रिव्यू कर दिए। टॉपिक अपना है सबसेट। टॉपिक है अपने पास सबसेट। देखिए, सेट का सब्स्टिट्यूटरी पार्ट उसको सबसेट कहते हैं। तो क्या होता है किसी सेट का सब्स्टिट्यूटरी पार्ट, ठीक है, उस चीज को समझिएगा। मान लीजिए जैसे
कोई एक सेट है, ठीक है, एक सेट हमेशा कर्ली ब्रेस से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कोई एक ऐसा सेट है, ठीक है, सेट के एलिमेंट को हमेशा कर्ली ब्रेस के बीच में लिखते हैं, जो एलिमेंट होता है उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ए कोई सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है। मान लीजिए बी एक सेट हम लिख रहे हैं, ठीक है, बी एक सेट लिख रहे हैं और इसमें एलिमेंट है 2 4 और 6, ठीक है। बी के अंदर एलिमेंट कौन, 2 4 और 6। तो ये जो 2 है ये सेट ए में भी प्रेजेंट, बी का 4 ए में भी प्रेजेंट, बी का 6 ए में भी प्रेजेंट। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सेट बी प्रेजेंट इन सेट ए। सेट बी जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है, क्योंकि सेट बी का एलिमेंट 2 4 और 6 देखिए यहां पे ए के अंदर भी प्रेजेंट है। तो सेट बी का जो भी एलिमेंट है, सेट बी का जो भी एलिमेंट है वो आपको दिख रहा है कि सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वैसे केस में कहा जाता है कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। जब कभी भी किसी एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो जो छोटा सेट होगा वो हमेशा बड़े सेट का सबसेट होता है। जो छोटा सेट होगा सेट बी वो बड़े सेट ए का सबसेट होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन है इसका मैथमेटिक्स में ऐसा, सबसेट ए क्या पढ़ेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। यानी कि ये जो नोटेशन दिया गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं सबसेट, इस नोटेशन को हम लोग पढ़ते हैं सबसेट, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए जैसे कोई एक सेट सी है, ठीक है, सेट सी, इसके अंदर प्रेजेंट है 2 4 6 8। एक और सेट है डी और इसके अंदर प्रेजेंट है 4 8 2 6, ठीक है। देखिएगा क्या क्या लिखे, सेट सी के अंदर 4 एलिमेंट है, 4 2 4 6 8। सेट डी के अंदर 4 ही एलिमेंट है, कौन कौन, 4 8 2 6। अब कंपेयर करते हैं, अब थोड़ा कंपेयर करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं कि सी का 2 डी के अंदर प्रेजेंट है तो मिलाते चले हम लोग, 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। किस सीक्वेंस में किस ऑर्डर में हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस क्या देखना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो सी का ये 4 एलिमेंट डी सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम क्या डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ डी, ठीक है। ऐसे केस में हम एक बात कह सकते हैं कि सेट सी इज सबसेट ऑफ सेट डी और रिप्रेजेंट करेंगे सी इज द सबसेट ऑफ डी कुछ इस नोटेशन से। अब देखिए कोई अगर चाहे तो हमसे ये पूछ सकता है सर डी का भी तो सारा एलिमेंट सी में है, ध्यान दीजिएगा डी का सारा एलिमेंट सी में है कि नहीं है, चेक करें। 4 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, बिल्कुल है, डी का सारा एलिमेंट सी में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट डी इज सबसेट ऑफ सेट सी, ठीक है। यानी कि डी भी सबसेट है किसका, सी का। देखिएगा ठीक ना, यहां पे सी का सारा एलिमेंट डी में है तो सी इज द सबसेट ऑफ डी, डी का सारा एलिमेंट सी में है तो डी इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है, दोनों चीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट आपस में इक्वल है। ध्यान रखिएगा इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंबाइंड करेंगे तो हम ये बोलेंगे सेट सी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू सेट डी, ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगे C इक्वल्स टू डी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी दो सेट में एक सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा सेट पहले का सबसेट हो, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट हो, जब कभी भी दो सेट में दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट हो, वैसे केस में दोनों सेट आपस में इक्वल होता है और उसको कहते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। यहां पे सेट सी एंड डी आर इक्वल सेट्स,
आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आ गया इक्वल का। तो अभी अभी सबसेट में आप दो चीज देखें। ठीक है, दो चीज क्या देखें, अब थोड़ा सा आपको हम सेपरेट करके बता दें। आप ये देखें कि हो सकता है सबसेट जो होगा वो एक सेट से छोटा भी हो सकता है, या फिर जो सबसेट होगा वो एक सेट के बराबर भी हो सकता है। आप नोटेशन पे अगर ध्यान देना तो इनइक्वालिटी का एक नोटेशन क्या आप कभी पढ़े हैं, जैसे ये लिखा है ना ऐसा, इसको हम लोग स्टेटमेंट में क्या पढ़ते हैं, 2 इज लेस देन 3, 2 लेस देन 3 यूज किए, ऐसा पढ़े, आंसर दीजिए। हाँ पढ़े ना, ठीक है, इसको पढ़ते हैं 2 लेस देन 3। अगर मान ले रहे यहां पे एक लाइन डालते हैं, अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब इसी चीज को थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, इस लेस देन को हम थोड़ा सा क्राफ्ट कर दिए और हम इसको बना दिए ऐसा। ठीक है, लेस देन को थोड़ा सा जो एज था उसको क्राफ्ट करके स्मूथ बना दिए। अब हम यहां पे एक ए लिख दिए और यहां पे एक बी लिख दिए। ठीक है, समझते चलिएगा, ए लेस देन बी तो भी सबसेट, ए इक्वल टू बी तो भी सबसेट। ठीक है, यानी कि अगर लेस रहेगा या इक्वल रहेगा दोनों केस में वो क्या होगा, सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, अगर कम एलिमेंट है या बराबर एलिमेंट है दोनों केस में क्या होगा, सबसेट। तो सबसेट का दो केस होता है, हो सकता है सबसेट के पास गिवन सेट से कम एलिमेंट हो, या हो सकता है सबसेट के पास गिवन सेट के इक्वल एलिमेंट हो। आप इस नोटेशन का मीनिंग समझे ना, अगर केवल ऊपर वाला रहेगा तो वो बताएगा कि केवल कम एलिमेंट है, अगर नीचे वाला रहेगा केवल तो वो बताएगा कि दोनों में इक्वल एलिमेंट है, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो बताएगा कि एक्चुअल में ये सबसेट है। सबसेट क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ any set, it is part of any set which may be equal or less than the set। उस सेट से इक्वल भी हो सकता है, उस सेट के इक्वल भी हो सकता है, या फिर उस सेट से लेस एलिमेंट भी कंटेन कर सकता है। दोनों एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, लेस देन वाला भी बता दिए और इक्वल टू वाला भी बता दिए। इसका मतलब अगर हम एक बात बोलना चाहें, ठीक है, सबसेट के बेसिस पे समझिएगा, एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी एक सेट होगा तो वो अपने आप का सबसेट होगा। मतलब हम यहां पे ये लाइन लिख सकते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए। बोलिए सही है कि गलत है, जो हम लिखे हैं वो सही है कि गलत है, देखिए आंसर दीजिए, माइक ऑन कीजिए, आंसर दीजिए। और नहीं समझ में आया तो बोलिए कि सर समझ में ही नहीं आया, क्या बोले आप, कुछ नहीं, अरे हाँ ठीक है, थोड़ा देखो कौन स्क्रीन शेयर कर, देखो अगर मान ले रहे हैं आप लोग को ये बात समझ में नहीं आता है ना कि क्या बोला गया, तो भी आपको माइक ऑन करके पूछना है। आपको अगर डाउट है, आपको अगर नहीं समझ में आया, जब आप पूछिएगा तब ना हम बताएंगे। अगर आप नहीं पूछिएगा तो हम समझ गए कि हाँ आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, तो हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। इस कारण से आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, जब पूछा जाएगा तो आंसर दीजिएगा कि हाँ सर सही है या गलत है या नहीं समझ में आया सर। ठीक है, जो भी आपको इश्यू होगा वैसा। तो यहां पे ये बताया गया कि कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हम यहां पे लिखें ए इज द सबसेट ऑफ ए, ए इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल हम आपसे ये पूछ दें कि बी के अंदर 1 और 5 है और सी के अंदर 1 3 5 है। बोलिए कौन किसका सबसेट होगा, बी में लिखा है 1 5 और सी में लिखा है 1 3 5, कौन किसका सबसेट होगा, देखिए B इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग को डिक्लेरेशन देना। अभी और डिस्कशन बाकी है, ये इंट्रोडक्शन था कि हाँ सबसेट होता क्या है। देख लीजिए बोर्ड में, अगर किसी पार्ट में कुछ डाउट है पूछ लीजिए।
नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड सुनने को मिलेगा सेट, और सेट वर्ड अगर सुन लिए तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो कुछ भी लग सकता है वहां पे। ठीक है, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। क्लास 11 का स्टार्टिंग है और आगे भी आपको यूज में आता रहेगा। देखिए, जैसा सबसेट पे डिस्कशन कर रहे थे, एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। एक सेट ए है जिसके अंदर क्या लिखा है, x such that x is equals to 2n+1, जबकि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, एक सेट बी है जिसमें क्या लिखा हुआ है, x belongs to natural number, x is odd integers। ठीक है, दूसरा एक और सेट सी है जिसमें ये लिखा हुआ है x such that x is equals to 2n when n belongs to natural number। ठीक है, इस बार 3 सेट, अभी 2 पे बात कर रहे थे, इस बार 3 सेट। अब 3 सेट में कौन क्या कहना चाहता है, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए, जैसा आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स, और सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है कि वहां पे मैथमेटिकल कंडीशन होगा, आइदर स्टेटमेंट होगा, मैथमेटिकल कंडीशन होगा या फिर स्टेटमेंट होगा। तो अभी हम जो 3 सेट लेके रखे हैं, 3 सेट, ये तीनों का तीनों सेट कौन से फॉर्मेट में है, तीनों सेट बिल्डर के फॉर्म में है। तीनों कौन से टाइप का, सेट बिल्डर के फॉर्म में है। तो हमको सबसे पहले इसको रोस्टर बनाना होगा, उसके बाद ही हम आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन जब भी बनता है तो रोस्टर फॉर्म के बेसिस पे बनता है, जिसमें एलिमेंट्स दिखता है। और अगर वो सेट बिल्डर में है तो क्वेश्चन आपका एक स्टेप बढ़वा दिया। क्या बढ़वा दिया कि आपके पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आप उसको पहले रोस्टर में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ए अभी सेट बिल्डर में है, इसी ए को अगर हम लिखना चाहें तो ए के भीतर एलिमेंट कौन होगा, x कौन है, 2n+1 के बराबर है, n कौन है, नेचुरल नंबर। तो सोचिए, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर 1 पुट किए तो 2+1 3 आया, यानी पहला एलिमेंट हमको 3 मिला। फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2 पुट किए तो कितना आया, 5। तीसरा नेचुरल नंबर 3 पुट किए तो कितना आया, 7। हमको सीक्वेंस मिला, हमको क्या सीक्वेंस मिला, 3 5 7, मतलब हमको ऑड्स पता चला। तो ऑड नेचुरल नंबर लिखते चलेंगे, 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक जाएगा तो ये वाला वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंफिनिटी तक जाएगा, तो आप डैश 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसका अपना मीनिंग होता है कि इसका एंड पॉइंट डिफाइन नहीं है। मगर ये तो पता चल गया कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब का सब अपने पास ऑड नेचुरल नंबर है। सेट बी का बात करते हैं। ठीक है, सेट बी में तो डायरेक्ट बोला कि x नेचुरल नंबर होगा और x ऑड इंटीजर होगा। तो नेचुरल ऑड 1 3 5 7 9 ऐसे करें, 11 13 15 17 ये चलता जाएगा। सी को डिफाइन करते हैं। सी मेरे पास क्या है, x एलिमेंट होगा, जबकि x किसके बराबर, 2n, और n कौन, नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर 1 पुट किए तो 2 into 1 2 आया। दूसरा नेचुरल नंबर 2 पुट किए, कितना आया, 4। फिर 3 पुट किए, कितना आया, 6। फिर 4 पुट किए, 8। मतलब आपको यह समझ में आया कि यहां पे केवल इवन नेचुरल नंबर्स आ रहा है। तो A is the set of odd natural number starting from 3, B is the set of odd natural number starting from 1, C is the set of even natural numbers। ठीक है, तो ये हुआ ABC का रोस्टर फॉर्म और ये है ABC का सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि A is the subset of B, आपको बताना है ट्रू की फॉल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है B is the subset of A, आपको बताना है ट्रू की फॉल्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपने पास है C is the subset of A, ट्रू या फिर फॉल्स। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन A is the subset of B। देखिए, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है। A is the subset of B, सही कि गलत, देखिए फॉल्स, एक आंसर फॉल्स आया। ठीक है, और आंसर देने का कोशिश कीजिए।
और किसी का कोई आंसर नहीं? ठीक है, समझिएगा। बोला ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? तो चेक कीजिए, सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये वाला जो होगा ये ट्रू ना होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए सबसेट होगा बी का। मगर दूसरा क्या बोला? बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो बी का, ठीक है ये सब एलिमेंट है, मगर क्या बी का वन ए के अंदर कहीं प्रेजेंट है? नहीं है। बी का एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और सी सबसेट ए, इसमें तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सी का मतलब इवन, ए का मतलब ऑड, कभी भी इवन जो होगा वो ऑड में प्रेजेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। देखिए 3 आंसर लिखे हैं, अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आया तो आप अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए। है कुछ पार्ट जिसमें दिक्कत है? नहीं, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद से बनाएंगे और हमको आंसर देंगे। ए एक सेट है, लिखा है क्या? 0 1 2 3 4 5। बी एक सेट है, इसमें लिखा हुआ है 0 2 4 6। सी एक सेट है, इसमें लिखा है 0 1 3 4। डी एक सेट है, इसमें लिखा है 2 5। चलिए पहला क्वेश्चन, ए इज द सबसेट ऑफ बी, आपको बताना है ट्रू की फॉल्स। ठीक है, बस ट्रू फॉल्स, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बोलिए, कोई भी? चलिए ठीक है, ये फॉल्स हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये फॉल्स है। अच्छा, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ट्रू की फॉल्स? बी इज द सबसेट ऑफ ए, किसके कारण फॉल्स हो गया? 6 के कारण। 0 प्रेजेंट ही है, 2 प्रेजेंट ही है। देखिए 0 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, मगर कौन नहीं प्रेजेंट है? 6। और वो 6 जो है बी का एलिमेंट, वो ए के अंदर नहीं है। बी का वो एलिमेंट 6 ए में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चलिए ठीक, थर्ड वाला, थर्ड, सी इज द सबसेट ऑफ ए, बोलिए सही की गलत? सही है सर। सही है। देखिए क्या है कि सी ए, कंपेयर कीजिए, 0 प्रेजेंट, 1 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट। ठीक है, सी का सारा एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, इस कारण से ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सही है ये, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, सी इज द सबसेट ऑफ बी, बोलिए सही की गलत? गलत। देखिए सी का 0 प्रेजेंट है, सी सबसेट बी, सी का 0 प्रेजेंट है, 1 नहीं प्रेजेंट है। इस 1 के कारण काम खत्म। अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, उस जगह पे हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये है सबसेट। ठीक है, उस समय हम लोग डिक्लाइन कर जाएंगे। तो सी सबसेट बी, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर, डी इज द सबसेट ऑफ ए, बोलिए सही की गलत? चेक कीजिए। सही है सर। डी का एक एलिमेंट 2, एक एलिमेंट 5, वो ए के अंदर 2 और 5, आपको दिख रहा है 2 और 5। ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्योंकि डी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इस कारण से ये स्टेटमेंट कैसा निकला? ट्रू। ठीक है, बोर्ड का क्लिक ले लें, नोट कर लें आप, इसमें से कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी आपको सबसेट धीरे धीरे समझते चलना है, सबसेट से रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है, इस कारण से सबसेट का पूरा थ्योरी आपका क्लियर होना ही चाहिए। अभी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोई एक सेट और दूसरा सेट और तीसरा सेट या चौथा सेट हम लोग को दिया है, तो कौन किसका सबसेट है या नहीं है, हम लोग अभी केवल कंपेयर कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। अभी तक सबसेट बनाए नहीं है। किसी एक सेट का कितना सबसेट हो सकता है वो हम लोग चाहे तो उसको फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी वही चीज सीखेंगे, फिर उसमें 2-4 क्वेश्चन और लेके चलेंगे हम। ठीक है, यहां पे क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग सबसेट से रिलेटेड ही, फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, किसी एक सेट का कौन कौन सा सबसेट हो सकता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, इस चीज को अभी हम लोग फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, देखते चलिए।
सबसे पहला ए एक सेट दिया, ठीक है, और इसमें एलिमेंट क्या दिया हमको 1 5 7, 3 एलिमेंट दिया, ठीक है, 3 एलिमेंट दिया। अब अगर इसमें 3 एलिमेंट दिया, हमसे बोला फाइंड ऑल सबसेट्स, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए का जितना सबसेट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 5 7, उसका जितना सबसेट पॉसिबल हो सकता है सारा सबसेट बना के दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग को बस ये एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन मिला। हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि सेट ए दिया, सबसे पहला चीज 1 5 7 दिया हुआ है, हाँ, सबसेट्स हम ये मेंशन करेंगे सबसेट्स में कंटेन, सबसेट में कितना कितना एलिमेंट हो सकता है, सबसेट्स में कंटेन 0 1 2 और 3 एलिमेंट्स, और 3 एलिमेंट्स। क्या आप इस लाइन का मीनिंग समझे? क्या लिखा है, ए के अंदर कितना एलिमेंट है 3, ए के अंदर 3, तो इसका जो सबसेट होगा, इसका जो सबसेट होगा उसमें ए से कम एलिमेंट भी हो सकता है, ए के बराबर एलिमेंट भी हो सकता है। तो ए में अगर ए से कम एलिमेंट है तो कितना कम, ठीक है, कितना कम, एम्प्टी सेट विथ 0 एलिमेंट, सिंगलटन सेट 1 एलिमेंट, या फिर उस सेट में 2 एलिमेंट होगा, या फिर उस सेट में 3 एलिमेंट होगा। मगर पूरा विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी एलिमेंट आप 1 2 या 3 मेंशन करेंगे वो 1 5 7 में से ही कोई होना चाहिए, 1 5 7 में से ही कोई होना चाहिए। तो देखिए हम फॉर्म कर रहे हैं, आप बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, समझते चलिएगा। सबसेट्स, लिस्ट ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए दैट इज इक्वल्स, सबसे पहला 5 जिसको अभी अभी हम लोग देखे थे नल सेट, ठीक है, नल सेट, कितना एलिमेंट 0 एलिमेंट। उसके बाद सिंगलटन सेट विथ 1 एलिमेंट, 1 का एक सेट बना, कर्ली ब्रेस में 1 लिख दिए, कर्ली ब्रेस में 5 लिख दिए, 5 का एक सेट बना, कर्ली ब्रेस में एक 7 लिख दिए। देखिए एक एक एलिमेंट का 3 सेट बना। अब हमको कितने एलिमेंट का सेट बनाना है, 2 एलिमेंट का सेट बनाना है। तो 2 एलिमेंट इसी में से कोई होना चाहिए। तो कर्ली ब्रेस के अंदर, सॉरी, कर्ली ब्रेस के अंदर 1 5 लिखे, 2 एलिमेंट उठा लिए कोई भी, 1 7 लिखे, इसके साथ में 5, अच्छा 5 7 लिखे, क्या लिखे 5 7। तो देखिए 3 बना, 1 5 बना, 1 7 बना और 5 7 बना। और कुछ बन सकता है आपके हिसाब से? और कुछ देखिए 2 उठाना है, 3 में से कोई भी 2, ठीक है। आपके हिसाब से आप 5 1 नहीं लिख सकते, आप 5 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 5 और 1 को बोल रहे हैं, वो तो हम यहाँ प्रेजेंट कर ही दिए। आप 7 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 और 7 तो पहले से प्रेजेंट है, तो 7 1 लिखने का मतलब क्या हो गया कि आप उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट आ चुका है उसका दोबारा रिपीटेशन आप नहीं कर सकते। तो 2 एलिमेंट वाला यही 3 सेट होगा। लास्टली हमको क्या बनाना है, 3 एलिमेंट का सेट बनाना है। तो 3 एलिमेंट अगर उठाएंगे तो एक ही बार में सब आ जाएगा 1 5 7। चलिए ठीक है, समझते चलिएगा, ठीक है। 0 एलिमेंट के साथ 5, सिंगल एलिमेंट 1 1 एलिमेंट के साथ 1 3 1 5 7, 2 एलिमेंट के साथ ये 3 सेट बन गया, 2 एलिमेंट के साथ ये 3 सेट बन गया, और 3 एलिमेंट का एक सेट बन गया। ये सब का सब सबसेट है, किसका? ए का। काउंटिंग कीजिए कितना सबसेट हुआ, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज इक्वल्स टू 8। काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अभी तो छोटा था तो हम काउंट कर लिए कि 8 होगा। मान लेते हैं अगर बड़ा सबसेट बन गया, ठीक है, ढेर सारा सबसेट बन गया और काउंटिंग करना हुआ, तो देखिए तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको समझिएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, सर, बोलिए एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है प्रतिमा? सर अभी आ रहा
अच्छा ठीक है, कुछ डाउट भी था, कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। अच्छा ठीक, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स, कितना सबसेट्स होगा, कौन कौन होगा नहीं, कितना होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, उसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, n एलिमेंट्स होगा। यानी कि सेट A के अंदर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर n। चेक कीजिए, A के अंदर कितना एलिमेंट है, 3। A के अंदर 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए, 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करके रखे हैं कि वो 8 होगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन और कंपटीशन दोनों जगह पे इस पार्ट से, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आता है। मगर आपके स्कूल लेवल में ये जो सबसेट का फॉर्मेशन करना होता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो सबसेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सबसेट का फॉर्मेशन करना मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा लेंदी पार्ट होता है। लेंदी होने का मतलब हो गया कि ये सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव आपको मिलेगा तो आपके स्कूल लेवल में मिलेगा। मगर ये जो एक छोटा सा ट्रिक वाला बात है, ठीक है, फॉर्मूला वाला बात है, ये एक्चुअल में कंपटीशन सेक्शन में आता है। क्योंकि कंपटीशन में आपसे ट्रिक से ही क्वेश्चन बनवाएगा। जो फॉर्मूला होता है, जो प्रॉपर्टीज होता है, जो रिजल्ट होता है, जिसके बेसिस पे बच्चा बिना ज्यादा एक्सपेंड किए, ज्यादा लेंदी बनाए, शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे बना सकता है, उन सारे पॉइंट से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। तो ये जो एक फॉर्मूला है, ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूज का होता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में काम में आएगा। तो दोनों चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों अच्छे से करना है। मान लीजिए जैसे इसी पे क्वेश्चन रख दें हम कि इफ सेट ए या सेट बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2579, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, कोई बता सकता है? नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा सर? 16। मतलब आप ये बोले कि 2 टू द पावर 4 होगा, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 होगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 देगा। यानी कि इस सेट बी का, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, जब टोटल सबसेट निकाला जाएगा तो कितना सबसेट आएगा उसके पास, 16 सबसेट्स आएगा। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेंगे, आप इसका क्लिक लेंगे, और आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सी। एक सेट है और इसमें एलिमेंट है 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 दो एलिमेंट है। ऐसे लिखे थे ना सबसेट, बस ऐसे ही लिस्टिंग करना है आपको। लिस्टिंग कीजिए और हमको बताइए हाँ हो गया कि नहीं। बोर्ड का आप नोट कर ले, क्लिक कर ले, फिर आगे बढ़ा जाए। आंसर आपका जो आया, ठीक है, सबका जो भी आंसर आया है, बस एक बार मैच कर लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और अगर किसी का डिफरेंट आएगा तो जरूर हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, सबसेट्स ऑफ सी, सबसे पहला सबसेट 5, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का 2 और 4, फिर 2 एलिमेंट का 2 4। ठीक है, टोटल कितना, 4 सबसेट आएगा। यही आया था आंसर आपका। ठीक, अभी हम लोग इक्वल सेट देख लिए हैं। नेक्स्ट एक पार्ट देखिएगा, इक्विवेलेंस सेट। किसको कहते हैं, इक्विवेलेंस सेट। तो इफ टू सेट्स contain same number of elements, then it is equivalence। ठीक है, हम लोग को ये मतलब नहीं है कि कौन कौन एलिमेंट है, हम लोग को मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का। ए है 1 2 3, बी है 2 4 6, सी है A B C, D है -7 -3 0। ठीक है, ऐसा
4 सेट ले लिए हम, 4 सेट। अच्छा, चारों सेट में से अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना मिला हमको? 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी देखा जाए वो कितना मिला? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, कौन कौन एलिमेंट है, क्या क्या, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको किस चीज से मतलब है? हमको मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो सी के अंदर काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, 3 एलिमेंट। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी, वो कितना? 3 एलिमेंट। तो हर एक सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है, हर एक सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो वैसे केस में कहा जाएगा कि ऑल फोर सेट्स ए बी सी डी आर इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस सेट है। ठीक है, इक्विवेलेंस होने पे डिनोट कैसे करते हैं? ए इक्विवेलेंस, बी इक्विवेलेंस, सी इक्विवेलेंस, डी। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिए तो इक्वल टू होता है ना, ऊपर वाले लाइन को आप क्या करेंगे? ऐसे कर्व की तरह थोड़ा रिप्रेजेंट कर देंगे। ये यहाँ पे सेट में इक्विवेलेंस का नोटेशन होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस वाले नोटेशन को आप यूज करेंगे। तो जब कभी भी मल्टीपल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, वैसे केस में सेट को इक्विवेलेंस सेट कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सेट ए दैट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सेट बी दिया हुआ है, इज x such that x belongs to integer x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक सेट C दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट C दिया हुआ है, इज x such that x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा 3 सेट दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपके सामने ये जो सेट है, ये कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म है या कोई दूसरा फॉर्मेट है? ये सेट बिल्डर है। तीनों का तीनों सेट जो है वो सेट बिल्डर के फॉर्म में है। और यहाँ पे हम जो 4 सेट लिखे थे जिसमें आपको एलिमेंट दिख रहा था, ये सब का सब रोस्टर फॉर्म में था। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर में दे दिया तो जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे रोस्टर में, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझना है कि क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर। सोचिए, अगर ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं? ये देखिए, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लिख दिए। अब इसके बाद अगर हम x निकालना चाहें तो एक आंसर लिखेंगे -1। x इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा? -1। एक एलिमेंट मिला, यानी सेट A के अंदर एक एलिमेंट -1 रहेगा। अब सेट B के लिए, ठीक है, फोर सेट B, तो सेट B के लिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कह रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब x क्या आएगा? प्लस माइनस 1। कितना एलिमेंट्स मिला? 2 एलिमेंट मिला आपको, एक +1 और एक -1। तो हम सेट B लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म इज -1 और +1। ठीक है, 2 एलिमेंट। उसके बाद सेट C के लिए फोर सेट C सेट C में क्या दिया है कि एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और बोल रहा है कि x उसी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो C का वही एलिमेंट होगा, जो इस इक्वेशन का रूट होगा, C का वही एलिमेंट होगा। तो थोड़ा हम लोग सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, छोटा सा क्वाड्रेटिक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? x इज इक्वल्स टू 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, क्या क्या रूट आएगा? 1 और 2 आएगा। हाँ, आप देख लीजिएगा, आप सीखे हैं क्वाड्रेटिक की कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल स्प्लिट कीजिएगा, आ जाएगा आपके पास आंसर। यहां पे C को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 एलिमेंट आया, 1 और 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेट A मेरे पास रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है, सेट B मेरे पास रोस्टर फॉर्म में है,
और सेट सी भी मेरे पास रोस्टर फॉर्म में है। आपको ध्यान यही 3 सेट पे देना है, ठीक है। अगर हम तीनों सेट में देखें तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है? अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज पे? इक्विवेलेंस पे ही बात कर रहे हैं। ए के अंदर कितना एलिमेंट? ए के अंदर एक एलिमेंट, -1 मतलब एक एलिमेंट, एकदम ठीक। बी के अंदर कितना एलिमेंट्स है? 2, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दैट इज इक्वल्स टू 2। और सी के अंदर कितना एलिमेंट? यहां पे सी लिखा है, ठीक है, सी के अंदर कितना एलिमेंट्स? 1, 2, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट। अब हम लोग ये सुने हैं और सीखे हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होता है तो इक्विवेलेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं होगा तो इक्विवेलेंट सेट नहीं कहेंगे। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं क्या ए जो है वो बी और सी के साथ इक्विवेलेंस है कि नहीं है? कोशिश कीजिए। नहीं है। बी और सी आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं है? बी और सी है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्विवेलेंस। अच्छा, हम इसको थोड़ा नोटेशनल फॉर्म में लिखते हैं ना, ए नॉट इक्विवेलेंस टू बी बट इक्विवेलेंस टू सी। यानी ए जो है वो बी और सी के साथ इक्विवेलेंस नहीं है, मगर बी और सी आपस में इक्विवेलेंस सेट्स है। तो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट किस चीज के साथ चलता है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, ठीक है। देख लीजिए, कुछ डाउट है अगर बोर्ड पे लिखे हुए पार्ट पे तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ा जाए। फिर देखिए, इक्वल सेट के लिए भी एक स्टेटमेंट ले लिया जाए। वैसे आप इक्वल सेट देख ही चुके हैं। इक्वल सेट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स and elements are identical then these called इक्वल सेट्स, ठीक है। वैसे केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो दोनों सेट आपस में कैसा है? इक्वल है। देखिए, मान लीजिए जैसे ए इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी एक वर्ड है, उसका जो लेटर्स होगा उसका सेट कौन है? ए है। उसके बाद बी इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड PISSMT, ठीक है। इसका दूसरा एक और सी। अच्छा छोड़िए ये दो, अब पहले 2 पे बात कर ले, फिर 3 ले लेंगे। देखिए, अगर सेट ए लिखा बी लिखा तो यहां पे स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट देने का मतलब क्या हो गया कि वो मेरे पास केवल सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पहला काम मेरा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म बनाना। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दोनों का बनाएंगे। तो ए एक सेट होगा, कर्ली ब्रेस में लिखेंगे। देखिए, इस वाले वर्ड के लेटर को यूज करना है और नॉट अ सिंगल लेटर बी रिपीटेड इन एनी सेट। एक ही लेटर रिपीट नहीं करेगा, तो एक लेटर यूनिक टाइम होगा, 1 टाइम होगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। एम ले लिए, आई आएगा, एस आएगा, फिर देखिए MIS ले लिए, फिर S प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है, S प्रेजेंट है, S प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है। देख, हम लोग किसी एक लेटर को बार बार रिपीट नहीं करेंगे और जो भी इंडिविजुअल यूनिक एलिमेंट्स होगा, लेटर्स होगा, बस उसी को सेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है।
तो मिसिसिपी इतना बड़ा सा वर्ड है, मगर इसके अंदर डिफरेंट लेटर्स कौन है? डिफरेंट लेटर्स, नॉट रिपीटिंग, ठीक है, डिफरेंट लेटर्स, MISP, यही 4 लेटर है जिससे मिलके ये मिसिसिपी वर्ड बना। तो सेट ए हो गया MISP। बी जब बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे, कहा गया P, फिर कौन I, फिर कौन S, फिर S रिपीट कर रहा है छोड़ देंगे, फिर कौन M, और P नहीं होगा। अब चेक करें तो M प्रेजेंट दोनों में है, I प्रेजेंट दोनों में है, S भी है और P भी दोनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आइडेंटिकल एलिमेंट्स है कि नहीं? एलिमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल, एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। देखिए एलिमेंट्स आइडेंटिकल है यहाँ पे, और अगर एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गया वैसे केस में हम लोग क्या डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। और रिप्रेजेंट करने का तरीका A इक्वल टू बी, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हुआ कि A इज द सबसेट ऑफ B और साथ ही साथ B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो जब भी दो सेट आपस में इक्वल होगा हमेशा उसका दो स्टेटमेंट होता है। क्या स्टेटमेंट होता है? कि एक सेट दूसरे का सबसेट होगा और दूसरा सेट भी पहले का सबसेट होगा, और उसमें दो कंडीशन भी होता है। क्या दो कंडीशन होता है? कि उस सेट के भीतर एलिमेंट्स आइडेंटिकल होगा और साथ ही साथ उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम NA पूछे आपसे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। आप सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4। देखिए अगर दोनों बराबर हो गया तो अभी इससे पहले हम लोग एक सेट पढ़े थे, इक्वल से पहले एक सेट पढ़े थे, याद है? सेट A एंड B आर इक्विवेलेंस सेट, अभी पढ़े थे ना इक्विवेलेंस सेट का कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंस सेट कब बोलते हैं? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है। इक्वल सेट कब बोलते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो और साथ ही साथ एलिमेंट भी आइडेंटिकल हो, तब जाके इक्वल बोलेंगे। चलिए आपके सामने एक डिक्लेरेशन होने देने जा रहे हैं, सुनिए क्या डिक्लेरेशन है। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंस। मगर क्या वाइस वर्सा ट्रू होगा? बट ऑल इक्विवेलेंस सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, जितना भी इक्वल सेट्स होगा वो इक्विवेलेंस जरूर होगा, मगर जितना भी इक्विवेलेंस सेट है वो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट होगा। ठीक है, तो छोटा एरिया किसका होता है? इक्वल का, और बड़ा कौन होता है? इक्विवेलेंस। यानी कि इक्वल सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर इक्विवेलेंस जो है वो इक्वल होगा। एक मिनट, हम क्या बोले? जो इक्वल होगा, सॉरी हम स्टेटमेंट में थोड़ा मिस कर गए। जो इक्वल होगा वो कंफर्म बात है कि इक्विवेलेंस होगा, मगर जो इक्विवेलेंस होगा वो कंफर्म नहीं है कि इक्वल होगा। समझ में आ गया बात? वहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको आप एग्जांपल में देखे भी हैं। देख लीजिए बोर्ड पे जितना भी पार्ट लिखे हैं उसमें से अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़े थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। इक्वल सेट हो गया, इक्विवेलेंस आप ये देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे एक छोटे से पार्ट पे, सेट ऑपरेशन। देखिए ये जो सेट ऑपरेशन होता है यही वो पोजीशन है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक एक्चुअल में आप टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे, मतलब सेट को समझने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आपको सेट बता दिया गया कि क्या होता है और कौन कौन से टाइप का होता है। अब आपको यह बताया जा रहा है कि सेट को लेके मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा, बोलिए तो? कोई भी 5 होगा। बहुत धीरे से कोई आंसर दिए, बहुत बढ़िया दिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये पूछें कि इसका आंसर क्या होगा, बोलिए तो कोई भी?
कोई कुछ आंसर? कोई आंसर नहीं। हाँ ठीक है, देखिए ऊपर वाले का आंसर तुरंत मिला। क्यों मिला? क्योंकि दोनों नंबर को रिलेट करने वाला मैथमेटिकल ऑपरेटर डाला गया था, ठीक है। मगर नीचे वाले का आंसर आप देखें तो बोले अरे ये क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां बीच में एक चीज एब्सेंट है, आपको ये पता ही नहीं चला कि 5-7 का करना क्या है। तो ये जो बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है वही बताता है कि करना क्या है। अभी अभी हम लोग सेट ऑपरेशन में वही पढ़ेंगे कि एक सेट को दूसरे सेट के साथ कैसे ऑपरेट करना है, उसका क्या वैल्यू निकालना है, उसको कैसे लेके सॉल्व करना है, वो चीज हम लोग अब पढ़ेंगे सेट ऑपरेशन में, ठीक है। हाँ, इसका ये मीनिंग नहीं हुआ कि सेट को लिटा दिया और उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, मल्टीपल सेट है और उसका यूनियन किया जा रहा है। यूनियन का मतलब क्या होता है? एक जगह कलेक्ट होना। यूनियन का मतलब होता है एक जगह कलेक्ट होना। जनरल बात बता रहे हैं, देखिए मजदूर लोग का यूनियन होता है, फिर कर्मचारी लोग का यूनियन होता है, फिर उसके बाद क्रिकेटर का यूनियन होता है, बहुत सारा यूनियन होता है जो आप जनरल लाइफ में सुने हैं। तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है सब एक जगह जुड़ जाएगा, सब एक जगह जुड़ जाएगा। तो यहां पे भी यूनियन का मतलब है कि सेट्स एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। जब भी मल्टीपल सेट्स का यूनियन करेंगे वो एक सेट ही रहेगा। इट इज अ सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स, contain all elements of different elementary sets, different elementary sets। जिस किसी भी सेट्स का आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, उन सेट्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब एक जगह जब कलेक्ट हो जाएगा वही कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जैसे एक सेट ए दिया, एग्जाम्पल बता रहे हैं, एलिमेंट क्या लिखा? 2, 4, 5। एक सेट बी दिया, एलिमेंट क्या लिखा है? -1, 0 और 1। अगर हमसे कोई बोला कि देखो भाई तुमको ना ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, हम बोले अच्छा ठीक है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी तरीके से। तो फिर आंसर क्या लिखें? आंसर में एक सेट लिखें, उसमें क्या लिखें? ए का सारा एलिमेंट 2, 4, 5 और उसके साथ बी का सारा एलिमेंट -1, 0 और 1, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला? ये हमको एक सेट मिला। कौन सा सेट? ए और बी का यूनियन वाला सेट। तो ए यूनियन बी हम लोग को ये सेट मिला। ए यूनियन बी हम लोग को ये एक सेट मिला, जिसमें हम क्या किए? ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ मर्ज करके यहां पे लिख दिए, ठीक है। इसको मर्ज करके यहां पे लिख दिए, इसको लिए, इसको भी लिए और मिला के एक सेट लिख दिए, वही ए यूनियन बी कहलाया। अब दूसरा चीज, अगर बाय द वे एलिमेंट रिपीट कर जाए, यानी दोनों में कॉमन हो। आप देखिएगा मेरे पहले एग्जांपल में सेट ए में जो भी एलिमेंट है सेट बी के अंदर वो एलिमेंट नहीं है, सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है सेट बी में वो एलिमेंट नहीं है, यानी कॉमन एलिमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये पहला एग्जांपल था आपके लिए। दूसरे एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि दो सेट लेंगे और कुछ एलिमेंट कॉमन लेंगे, ताकि आप ये भी सीख लें कि अगर एलिमेंट कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। एक सेट सी जिसमें एलिमेंट है क्या क्या? 0, 2, 4, 6। एक सेट डी जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास है 1, 2, 3, 4, ठीक है, सी और डी। अगर हमसे ये कह रहा है कि सी यूनियन डी निकालिए, तो हम क्या किए ना कि 0, 2, 4, 6 लिख दिए पूरा सी का, और उसके बाद डी का लिख दिए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जैसा सीखे थे, जैसा सुने थे कि ए और बी का पूरा लिखना होता है, तो सी और डी का जितना एलिमेंट था सब लिख दिए। मगर बाद में सेट का एक स्टेटमेंट याद आया। सेट का क्या कहना है कि मेरे अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। सेट का कहना है कि मेरे अंदर एक एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग सुने सेट का बात, और इस 2 का जो रिपीटेशन था
इसको वन टाइम लिखेंगे, मॉडिफाई करेंगे और उसको हम लोग वन टाइम लिखेंगे। दूसरा, ये जो 4 यहां पे प्रेजेंट है 2 बार, उसको भी हम लोग मॉडिफाई करेंगे और वन टाइम लिखेंगे। सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो उसके साथ थोड़ा मॉडिफाई करके सी यूनियन डी को लिखा जाएगा क्या क्या, 0, 2, 4, 6, 1 और 3। देखिए, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक बार लिखेंगे हम लोग, और जो अनकॉमन एलिमेंट होगा उसको भी लिखेंगे। जो अनकॉमन है यूनियन में तो वो होगा ही होगा, जो कॉमन है वो सिंगल टाइम केवल प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी को यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है। तो दो तरीका, अगर कुछ कॉमन नहीं हुआ तो पूरा का पूरा एलिमेंट ले लेंगे, अगर कुछ कॉमन हुआ तो कॉमन को एक बार लिखेंगे और अनकॉमन को भी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सेट सी मेरे पास है, ठीक है, सेट सी, इसमें क्या लिखा है ना, 2, 5। एक सेट डी है मेरे पास, इसमें लिखा है 1, 5। एक सेट ए है मेरे पास, इसमें लिखा है 0, 2। एक सेट बी है मेरे पास और इसमें लिखा हुआ है -1, 0, ठीक है। हम लोग को क्या करने के लिए बोला गया, हम लोग से ये कहा गया कि आप फाइंड कीजिए थोड़ा ए यूनियन बी, यूनियन सी, यूनियन डी, यानी कि 4 सेट को एक साथ कंबाइंड करने बोला, 4 सेट को एक साथ कंबाइंड करने बोला। तो हम लोग क्या करेंगे कि चारों सेट का सारा एलिमेंट लिखेंगे, और अगर कोई कॉमन दिखा तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अगर कोई कॉमन दिखा तो उसको एक बार लिखेंगे, अदरवाइज चारों सेट के सारे एलिमेंट को लिखा जाएगा, ठीक है। आंसर 2, 5, 1, क्योंकि 5 तो पहले ही लिख चुके हैं। अब 0, 2 में से केवल कौन आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है। देखते चलिएगा, ठीक है, थोड़ा तेजी से चलेंगे हम। 2 है तो केवल 0 लेंगे, और -1 0 में से, अब देखिए -1 यहां नहीं है मगर 0 है तो केवल क्या लिखा जाएगा, -1। आप चेक कीजिए सही है कि नहीं, बताइए हमको, हाँ सर सही है कि गलत है, तो फिर हम आगे कुछ करें। चलिए ठीक है, सही है। बोर्ड पे जितना भी पार्ट है इसमें से कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ जाए। देखिए, इसी में सेकंड जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है या ऑपरेशन होता है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जब कभी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो तो इस वर्ड के साथ थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन कहने का मतलब कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन, कि 2 या 3 जो भी सेट दिया है उसमें क्या कॉमन है उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी क्या होता है, वो अपने आप में एक सेट होता है। किस चीज का सेट होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। जो भी मल्टीपल सेट दिया रहे उसका जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको कलेक्ट करके अगर एक सेट बनाए, मल्टीपल सेट के कॉमन एलिमेंट को कलेक्ट करके एक सेट बनाए तो वही सेट कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। समझेंगे, ए कोई एक सेट दिया, ठीक है, -1, 0, 1। बी कोई सेट दिया 0, 2, 4, ठीक है। हम लोग से बोला गया ए यूनियन बी निकालिए, ध्यान रखिएगा यूनियन का बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी निकालिए। हम लिखेंगे -1, 0, 1, 2, 4, ठीक है। हम लोग से ये बोला गया ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। यूनियन का मतलब है कि कॉमन एक बार लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब है केवल कॉमन लिखा जाएगा। इसलिए देखिए दोनों के नोटेशन में थोड़ा सा 180 डिग्री का डिफरेंस है, एक अगर यू है तो दूसरा उल्टा यू है। तो उल्टा यू जो होता है वही किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इन दोनों सेट में कुछ कॉमन ढूंढे तो कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 0, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट ही यहां कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसको,
इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी नोटेशन याद रहेगा, उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी में कर्ली ब्रेस के अंदर केवल एक कॉमन एलिमेंट लिखा जाएगा, वो भी क्या है? 0। तो मेरे ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट? 5। मेरे ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट? 1, और वो भी कौन? 0। यहां पे एन ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी काउंट कर लीजिए ना, यहां पे 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वो हमको कितना दिखा? सॉरी 0 नहीं 1। 0 तो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1। तो यूनियन में 5 और इंटरसेक्शन में 1। देखिए दोनों को एक साथ इसलिए बता दिए ताकि अब हम एक क्वेश्चन ले सकें कि सेट ए मेरे पास है 2 5 3, सेट बी मेरे पास है 1 4 7, सेट सी मेरे पास है 0 2 9, 0 2 1 9, ठीक है? 1 और 9 4 एलिमेंट है, ठीक है? 1 भी है और 9 भी है। क्वेश्चन क्या बोला? सबसे पहला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बताओ क्या होगा, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ क्या होगा। 2 क्वेश्चन, ठीक है? और इंटरसेक्शन यूनियन दोनों लिया गया। हम लोग को बिल्कुल उस तरीके से काम करना है जैसा कि लोअर क्लासेस में पढ़े, बोर्ड मास, ठीक है? बोर्ड मास। पहला काम किसका? ब्रैकेट का। तो पहला काम अगर ब्रैकेट का है तो मेरा पहला स्टेप होगा कि हम ए यूनियन बी निकालें। हमको तो पता है कि हाँ भाई ए और बी का यूनियन कैसे निकालते हैं। तो क्या क्या आएगा? 2 5 3 ए पूरा आ गया, 1 4 और 7 कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं इनके बीच में, ठीक है? तो ए यूनियन बी मिल गया। अब फाइनली हम इसको निकालेंगे, ए यूनियन बी और उसमें इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या करना है? मतलब ये सेट और सी सेट का जो कॉमन होगा वो निकालना है, ठीक है? ये जो सेट ए यूनियन बी आया और ये जो सेट सी है, इसमें जो कॉमन होगा हमको वो निकालना है। तो थोड़ा देखिए कॉमन कौन कौन? 2 है, 1 है, और कुछ कॉमन है? नहीं, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, और कुछ कॉमन नहीं। तो इसके बीच जो कॉमन का आंसर आया, इंटरसेक्शन का आंसर आया, वो हमको मिला 2 और 1। आप किसी भी सीक्वेंस में लिखे ना, आप 1 2 भी लिखे तो वही आंसर होगा, और आप 2 1 भी लिखिएगा तो सेम ही आंसर है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी से किए तो हमको कॉमन एलिमेंट 2 और 1 मिला, ठीक? सेकंड पे आते हैं, ये तो क्लियर। चलिए सेकंड पे आते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लेंगे, जहां भी डाउट होगा, जिस किसी भी लाइन में आपको नहीं समझ में आया, या आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है, आपके पास कोई सजेशन है, आप बिल्कुल अपना माइक ऑन कीजिएगा और वो बोलिएगा, ठीक है? सेकंड पे बी यूनियन सी, क्योंकि बोडमास के अकॉर्डिंग पहला कैलकुलेशन ब्रैकेट का, बी यूनियन सी, इसका मतलब है कि सेट बी और सी का यूनियन करने बोला गया। तो ठीक है, इसका यूनियन करते हैं। एलिमेंट क्या आएगा? बी का 1 4 7 और सी का 0 2 9, 0 2 9। 1 को क्यों छोड़ दिए सर? 1 तो प्रेजेंट है ना, पहले से प्रेजेंट है, तो जब एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको फिर से हम लोग रिपीट नहीं करेंगे सेट के अंदर, ठीक है? तो बी यूनियन सी मिल गया। फाइनली हमसे निकालने क्या बोला गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालने के लिए बोला गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालने बोला गया। इसका मतलब है सेट ए के साथ इंटरसेक्शन होगा इस बी यूनियन सी सेट का। देखिए दोनों में, ए में और बी यूनियन सी में थोड़ा कॉमन पार्ट निकालने का कोशिश करें। क्या 2 प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, मिल गया एक कॉमन। 5 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। 3 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो भी कौन? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना मिला? 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना मिला? 1, ठीक है? जब भी एक एलिमेंट मिलता है किसी सेट में, उसी को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट कहते हैं, रनिंग में सिंगलटन सेट कहते हैं। तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल्स टू 2,
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक एलिमेंट हो रहा है सेकंड में और फर्स्ट में 2 एलिमेंट हो रहा है। बोलिए कोई डाउट है इसमें, कुछ पार्ट जो नहीं समझ में आया? नहीं तो एक क्लिक लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जब कभी भी है ना 2-3 ऑपरेटर एक साथ मिलेगा तभी जाके आपके पास एक बढ़िया क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, एक अकेले ऑपरेटर पे उतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। अभी आप देख रहे थे कि अगर दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में तो हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए। बाय द वे क्वेश्चन अगर अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे तो मेरा एक स्टेप बढ़ जाएगा ना, हमको पहले सेट बिल्डर को कन्वर्ट करना होगा रोस्टर में और तब कहीं जाके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सेट ए x such that x belongs to natural number x is less than 3, b x such that x belongs to whole number x greater than -3 but less than 4। ठीक है, c x such that x is equals to 2n, n belongs to natural number n is less than 3। ठीक है, ये सब मैथमेटिकल कंडीशन हमको दिया है। अब सब का सब कौन से फॉर्म में? सेट बिल्डर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन में सारा सेट बिल्डर मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ सेट बिल्डर हो और कुछ सेट रोस्टर फॉर्म, ये भी होता है क्वेश्चन में। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला कि रोस्टर बिना कन्वर्ट किए नहीं बना सकते हैं तो ए लिए पहले हम कन्वर्ट कर ले रहे, बाद में क्वेश्चन लिखेंगे। ए मेरे पास नेचुरल नंबर लेस देन 3, नेचुरल नंबर लेस देन 3, 1 और 2 ही ना होगा। ठीक है, दूसरा बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और होल नंबर -3 से 4 के बीच में। होल नंबर स्टार्ट ही होता है 0 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो हम लिखें इसके अंदर 0, 1, 2, 3। अब ये बोला 4 से कम, ये बोला 4 से कम, तो 3 पे रुक जाएंगे। अगर ये बोलता कि 4 भी ले सकते हैं तो हम यहाँ 4 लिख देते, तब अगर इक्वल टू रहता हम यहाँ पे 4 भी लिख लेते। चलिए ठीक है, वही मेरा क्वेश्चन मान लीजिए। उसके बाद सी क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू 2n, n कौन? नेचुरल। n कितना? 3 से लेस, तो 3 से लेस नेचुरल कितना होता है? 2, 1 और 2। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। n का वैल्यू, n नेचुरल है, n का वैल्यू 1 पुट किए तो x 2 आएगा, और n का वैल्यू 2 पुट किए जो कि 3 से लेस नेचुरल है, 2 पुट किए तो x मेरा 4 आया। आपको ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्टेड मिल गया। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है ना कि पहला चीज निकालना है कि बताओ a इंटरसेक्शन b कितना। दूसरा हम लोग को ये बताना है कि a इंटरसेक्शन c कितना। तीसरा हम लोग को ये बताना है कि a यूनियन c कितना। और एक क्वेश्चन और है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c कितना। ठीक है, हम लोग को इतना ही क्वेश्चन बनाना है। पहला अटेम्प्ट आपका, आप जितनी तेजी से इसको बना ले, बन जाए आपको बता दीजिए आंसर हो गया, फिर हम आंसर लिखेंगे, आप बस अपना मैच कर दीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। नहीं, चार क्वेश्चन है ना, चारों बना लीजिए। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम बनाते चलते हैं। हाँ बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 आपका आंसर। ठीक है, हाँ देखिए ए और बी का कॉमन पार्ट तो 1 और 2 ये प्रेजेंट है, एकदम सही। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पार्ट, ए और सी का कॉमन पार्ट देखिए 2 केवल मिलेगा, बहुत बढ़िया। ए यूनियन सी, ए और सी को यूनियन कर देना है तो 1 2 और 4 एकदम ठीक, 1 2 4। लास्ट वाला ए और बी का इंटरसेक्शन पहला भाग। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन पहला भाग 1 और 2 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी।
और बाद में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस वाले सेट का सी के साथ हमको कॉमन निकालना है, सॉरी यूनियन करना है। तो 1 2 और 4 मिलेगा, 1 2 और 4 मिल गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, है ना? सबका आ गया था? ठीक।